वेलकम एवरीवन। आज के मॉर्निंग सेशन में आपका स्वागत है। आज लेकर हाजिर हैं हम विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य मुख्य जो खबरें हैं जो शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई होती हैं और हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं। पहली खबर है, पीएचडी की फर्जी डिग्री बांटने पर केस। मगध विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसर पर म्यांमार में विदेशियों को बांटी थी इन्होंने फर्जी डिग्रियां। दोनों आरोपी प्रोफेसर पर मगध यूनिवर्सिटी थाना में केस दर्ज हो चुका है और वो फरार भी हो चुके हैं। खबर है, मामला 29 सितंबर 2024 का है, जब विश्वविद्यालय के बौद्ध अध्ययन विभाग के प्रोफेसर विष्णु शंकर व कैलाश प्रसाद म्यांमार की राजधानी यांगून में जाकर फर्जी तरीके से मगध यूनिवर्सिटी की ओर से कई लोगों को पीएचडी की डिग्री वितरित करते हुए वीडियो में दिख रहे हैं। 10 दिसंबर को यूनिवर्सिटी प्रशासन के संज्ञान में मामला आया, जिसके बाद प्रशासनिक विभाग में हड़कंप मच गया और कैसे कोई प्रोफेसर नियमों को ताक पर रखकर पीएचडी की डिग्री विदेशों में बांट रहे थे। केस दर्ज होने के बाद दोनों प्रोफेसर हो चुके हैं फरार। कुलपति एसपी शाही जी ने बताया कि म्यांमार में बांटे गए किसी भी डिग्री पर उनका कोई हस्ताक्षर नहीं है। उनके साइन को किसी ने फर्जी तरीके से कॉपी कर उस पर पेस्ट कर दिया है। यह मामला पूरी तरह फर्जी है। डिग्रियां केवल यूनिवर्सिटी में ही मिलती हैं, ये तो सभी को पता होगा। माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 15,250 सफल, कांग्रेचुलेशन सभी अभ्यर्थियों के लिए। बिहार लोक सेवा आयोग ने सोमवार को देर रात तीसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति के तहत माध्यमिक 9वीं और 10वीं शिक्षक पद का परिणाम जारी कर दिया। माध्यमिक के 15 विषयों के लिए जारी परिणाम में 15,225 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। अभ्यर्थी बीपीएससी की वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर परिणाम देख सकते हैं। सबसे ज्यादा अंग्रेजी के लिए 2,961 और सबसे कम पद अरबी के सिर्फ 13 हैं। आयोग ने कहा रिजल्ट औपबंधिक है, इसमें अगर कोई त्रुटि होगी तो बदलाव किया जाना संभव है। परीक्षाओं में गड़बड़ी पर सख्ती। बापू परीक्षा केंद्र परिसर में हुई बीपीएससी की पीटी रद्द। क्या है खबर, जान लेते हैं। 13 दिसंबर को 17वीं प्रारंभिक परीक्षा के दौरान हुआ था हंगामा। 25 उपद्रवी अभ्यर्थियों की हुई है पहचान। कार्रवाई से पहले दिया जाएगा उन्हें नोटिस और परीक्षा की तारीख की घोषणा जल्द होगी, आयोग ने इसके बारे में कहा है। यदि अपात्र या अयोग्य शिक्षक बने तो प्रधानाचार्य होंगे जिम्मेदार। यूपी बोर्ड ने स्कूलों से 23 दिसंबर तक मांगी शिक्षकों की अपडेट लिस्ट। 21 जनवरी से 5 फरवरी तक होनी है यूपी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं। यूपी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं 21 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित होनी है। इसमें परीक्षकों की तैनाती के लिए बोर्ड ने स्कूलों के प्रधानाचार्यों से 23 दिसंबर तक शिक्षकों की अपडेट लिस्ट मांग ली है। बोर्ड के सचिव ने कहा कि अगर कोई अपात्र या अयोग्य शिक्षक परीक्षक बनता है तो स्कूल के प्रधानाचार्य इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। इनकार कर चुके परीक्षकों का सूची से हटेगा नाम, यही खबर है, आगे विस्तार से जान लेते हैं। यूपी बोर्ड ने वर्ष 2025 की इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा में ऐप के माध्यम से परीक्षार्थियों को केंद्र से ही अंक प्रदान करने की तैयारी के बीच प्रायोगिक परीक्षक नियुक्त करने का नया मानक तय कर दिया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के पोर्टल से उन शिक्षकों को परीक्षक नहीं बनाया जाएगा जिन्होंने पूर्व में प्रायोगिक परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है। अब तक राज्य से पुरस्कार प्रदेश स्तर पर टॉपर करने वाले यानी टॉपर देने वाले जो विद्यालय हैं उनके शिक्षक सॉफ्टवेयर के माध्यम से परीक्षा केंद्र बने विद्यालयों के प्रायोगिक विषयों के जो शिक्षक हैं उनको वरीयता दी जाएगी। इस अनुरूप प्रायोगिक परीक्षा कराने के लिए यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने तैयारी भी शुरू कर दी है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखा जाएगा। राज्य पुरस्कार से पुरस्कृत या साथ में टॉपर देने वाले विद्यालय के शिक्षक बनेंगे परीक्षक। अवसर है, सहायक अभियंता के 604 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आज से हैं। 3 साल बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करेगा चयन। 21 से 40 साल के अभ्यर्थी 17 जनवरी तक कर सकेंगे आवेदन और सभी विभागों की रिक्तियां भेजने का भी अनुरोध किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य या विशेष चयन परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगलवार से शुरू होंगे। सहायक अभियंता एई भर्ती के तहत कुल 604 पदों पर चयन होगा, जिनमें सामान्य चयन के लिए 582 और विशेष चयन के लिए 22 पद हैं। खास बात यह है कि 3 साल बाद आई भर्ती में पदों की संख्या 2 गुने से अधिक हो गई है। 2021 में 283 पदों पर आवेदन लिए गए थे, जबकि इस बार 604 पद हैं, जो बाद में बढ़ भी सकते हैं। हालांकि अभ्यर्थी अभी इतने पदों से भी संतुष्ट नहीं है। आयोग के सचिव अशोक कुमार के अनुसार परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी, ऑनलाइन आवेदन व शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम आरक्षण, आयु सीमा और अन्य महत्वपूर्ण निर्देश आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध है। 1 जुलाई 2024 को 21 से 40 वर्ष की आयु जो है ये रखी गई है। इसमें 17 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन करके शुल्क जमा कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, एनसीईआरटी 9 से 12वीं कक्षा की किताबें सस्ती होने वाली हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की 9वीं से 12वीं तक की किताबें सस्ती होंगी। एनसीईआरटी ने सोमवार को आगामी शैक्षणिक वर्ष से कीमतों में 20% की कटौती की घोषणा की है। वहीं कक्षा 1 से 8 की पुस्तकें 65 रुपये प्रति कॉपी पर खुदरा बिक्री की रहेंगी। सभी विश्वविद्यालय में एक पाठ्यक्रम के लिए समान होंगे नियम। कोर्सों की मान्यता कहां से मिली है यह बताना होगा।
सूबे के विश्वविद्यालय कॉलेजों में सामान्य पाठ्यक्रम के लिए समान नियम जो है वो लागू भी हैं। इसी तर्ज पर वोकेशनल और स्व वित्त पोषित कोर्स के लिए भी एक नियम बनाने की तैयारी है। इसी को देखते हुए रिपोर्ट मांगी गई है। प्रोफेसर N.K. अग्रवाल जी शैक्षणिक सलाहकार बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के हैं, उनके अनुसार है ये बात। 15 दिनों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए सभी विश्वविद्यालय से मांगी गई रिपोर्ट। परियोजना निदेशक ने सभी कुल सचिवों को भेजे निर्देश। कोर्स के संचालन से संबंधित जानकारी एक फॉर्मेट में देनी होगी। विड्रॉ और पीएफ फ्रॉम एटीएम, अब एटीएम से अपना विड्रॉ कर सकते हैं पैसे का। साथ में घर बैठे क्यूआर पेन वाला भी मंगा सकते हैं कार्ड। जनवरी से बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है ईपीएफओ। श्रम मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि जनवरी 2025 से ईपीएफ सदस्य पीएफ का पैसा एटीएम्स के जरिए निकाल सकते हैं, क्योंकि ईपीएफओ एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। लेकिन क्या आपको भी पता है कि अभी ईपीएफओ में अगर आप पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं तो कौन सा नियम है और इसे आप कैसे क्लेम कर सकते हैं? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है। इसके नियमों के अनुसार कर्मचारियों को हर महीने अपने मूल वेतन का 12% फंड में जमा करना होगा। वहीं नियोक्ता इस योगदान के लिए बराबर राशि जमा करता है। 55 साल की रिटायरमेंट आयु तक पहुंचने पर पूरी राशि निकालने का होता है विकल्प। 90% तक धनराशि निकाल सकते हैं रिटायरमेंट से 1 साल पहले। इंडिया और भारत के प्रयोग से पहले मंजूरी जरूरी। संस्थानों के मॉक मूट कोर्ट में प्रयोग से रोका। उल्लंघन करने पर छीन सकती है मान्यता। भारतीय विधिज्ञ परिषद बीसीआई ने देश भर के लॉ कॉलेजों विश्वविद्यालयों को अपने कार्यक्रम मॉक या मूट कोर्ट में राष्ट्रीय, भारत, भारतीय जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाती है। बीसीआई ने लॉ कॉलेजों, विश्वविद्यालय के और लॉ सेंटरों को आगाह किया है कि इस आदेश की अनदेखी करने पर मान्यता तक वापस ली जा सकती है। दिल्ली एनसीआर में गंभीर प्रदूषण फिर से आ चुका है। ग्रेप 4 लागू हो गया। 5वीं तक के सभी स्कूल बंद करने के लिए नियम लागू हो गया है। 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी कक्षाएं हाइब्रिड मोड में चलेंगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में हवा जहरीली होकर फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। इसे देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण ग्रेप 4 को लागू कर दिया है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इसके तहत 5वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। 10वीं और 12वीं को छोड़कर स्कूलों में बाकी की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में चलेंगी। राजमार्ग व फ्लाईओवर समेत सार्वजनिक व निजी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर पाबंदी होगी। दिल्ली में गैर जरूरी सामान लाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। पढ़ने से बेहतर होगी मस्तिष्क की सेहत। वाद्य यंत्र बजाना, शिल्प बनाना या दूसरे से बात करना भी स्मृति और सोचने की क्षमताओं के लिए फायदेमंद। लेकिन टेलीविजन देखना या वीडियो गेम खेलने से हो सकता है नुकसान। तो फुर्सत के समय में भी ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जिनसे आपके मस्तिष्क की सेहत सुधर सकती है। एक ऑस्ट्रेलियाई शोध अध्ययन में बताया, यदि आप आराम करने के मूड में शांति से एकांत में बैठे हैं तो मस्तिष्क को प्रेरित या उत्तेजित करने के लिए कुछ पढ़ने जैसी गतिविधियां करके मस्तिष्क को अच्छी खुराक दे सकते हैं। इससे अन्य लोगों की तुलना में आपके मस्तिष्क की संज्ञानात्मक कार्यक्षमता बेहतर होगी। और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने इस संबंध में किए गए अध्ययन में 60 वर्ष या उससे अधिक के उम्र के 397 बुजुर्गों को दिन रात की गतिविधियों का विश्लेषण किया और पाया सामाजिक और मानसिक रूप से उत्तेजक गतिविधियां जैसे पढ़ना, संगीत, वाद्य यंत्र बजाना, शिल्प बनाना या दूसरों से बात करना स्मृति और सोचने की क्षमताओं के लिए फायदेमंद है। साथ ही टेलीविजन देखना और वीडियो गेम खेलना हानिकारक पाया गया है। टीम इंडिया की कमजोर शुरुआत, ना चले पंत ना विराट कोहली। बारिश की वजह से बीजीटी के तीसरे दिन डाले गए सिर्फ 33 ओवर और भारत ने पहली पारी में 4 विकेट पर 51 रन बनाए। केएल राहुल 33 रन और कप्तान रोहित शर्मा 0 पर नाबाद लौटे। 3 रन पर कोहली भी आउट हो चुके थे। तो अब देखते हैं क्या होता है। वैसे तो इंडिया की हार लगभग निश्चित ही है इस क्रिकेट टीम में। बाकी ऑल द बेस्ट फिर भी टीम इंडिया के लिए। इसी के साथ आज का न्यूज़ सेशन यहीं समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा लेता हूँ आपसे विदा। अगर आपने हमारी वीडियो को देखा है तो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में आप सभी तरह की अपडेट से रूबरू रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।